ओके। आ रहा हूँ मैं रमेश। तो हम लोग ना एक नया टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक है, पहले म्यूटेशन की बात करते हैं, ठीक है। और म्यूटेशन के बाद हम बात करेंगे सेक्स सॉरी डिसऑर्डर्स के बारे में। तो क्योंकि नया टॉपिक है तो किसी को दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले समझते हैं, एक हमारा आता है टॉपिक, नाम है म्यूटेशन। देखो इसकी डिटेल्स ना ज़्यादा इसमें नहीं है, कुछ डिटेल इसमें है, कुछ डिटेल्स के नेक्स्ट चैप्टर में और कुछ उसके नेक्स्ट चैप्टर में, यानी इस म्यूटेशन को 3 चैप्टर में पढ़ना है। तो मैं तीनों के एक में पढ़ाने से अच्छा है कुछ पार्ट यहाँ पढ़ते हैं ताकि यहाँ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कुछ पार्ट नेक्स्ट चैप्टर में, कुछ पार्ट नेक्स्ट चैप्टर में। पहले समझते हैं म्यूटेशन का मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। मान लीजिए मैं आपके डीएनए की बात करता हूं, तो मान लीजिए आपके डीएनए का सीक्वेंस मैं मेंशन करता हूं। लेट सपोज ये ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपके डीएनए का एक सीक्वेंस है, ठीक है। और होता क्या है, मान के चलिए आगे चल के क्या होता है, मैं सीक्वेंस कर देता हूं ए सी डी बी ई एफ जी। अब मैं आपसे अगर पूछूं तो बताइए कहां पे सीक्वेंस का चेंज हुआ है। सीक्वेंस चेंज हुआ सी डी और बी का, यस और नो। ये वाला पार्ट चेंज हो गया ना, आगे पीछे हो गया। तो अब आप देख लीजिए कि ये एक, मान लीजिए एक डीएनए है और ये भी एक डीएनए है। जो चीज इसके पास है वही चीज इसके पास है। फर्क पता है क्या हो गया, अरेंजमेंट बदल गया। यहाँ पे सीक्वेंस कुछ और, यहाँ पे सीक्वेंस कुछ और है। और डीएनए में सीक्वेंस में अगर बदलाव आ जाए, इसी बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। और एक बात ध्यान रखना, अगर तो डीएनए, देखो एक गाना है कि मैं ऐसा क्यों हूं, ऋतिक रोशन के, है ना। इसका बायोलॉजी आंसर देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पास डीएनए वैसा है। हमारे पास जिस तरह का डीएनए होगा हम उस तरह का अपीयरेंस शो करते हैं। यानी हमारा हर एक कैरेक्टर जो अभी आप सामने देख रहे हो हमारे डीएनए से कंट्रोल हो रहा है। अगर हमारे डीएनए को ही चेंज कर दोगे तो कैरेक्टर में चेंज नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो कहने का मतलब है अगर डीएनए चेंज होगा तो बॉडी में भी कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा। तो म्यूटेशन में हमें एक टाइप पढ़ना है जिसका नाम है पॉइंट म्यूटेशन। हमें इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना है, पॉइंट म्यूटेशन। ये म्यूटेशन का एक टाइप है। इसमें क्या होता है सुन लीजिए। लेट सपोज मैं सीक्वेंस लिखता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी, मैंने एक डीएनए का सीक्वेंस लिखा। और आप क्या देखते हो, कुछ टाइम बाद डीएनए बदलाव कैसे आ गए, ए बी एक्स डी ई एफ जी। यानी यहां पर सिर्फ एक पॉइंट पे डीएनए चेंज हुआ है, किस पॉइंट पे, सी। इससे पहले और इसके बाद का डीएनए बिल्कुल सेम है या नहीं, आके ना। अगर डीएनए में सिर्फ एक पॉइंट पे चेंज आता है, ओनली सिंगल पॉइंट पे, देखो डीएनए में आने वाले चेंज को तो म्यूटेशन बुलाएंगे। बट अगर ये चेंज एक पॉइंट पे आ रहा है तो नाम क्या हो जाएगा, पॉइंट म्यूटेशन। अगर मान लो दो जगह आ जाए, एक और ये एक यहाँ आ जाए, तो ये पॉइंट म्यूटेशन नहीं कहे जाएंगे। पॉइंट का मतलब ही क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट पे। अगर ये बार बार आ रहा है तो ये पॉइंट म्यूटेशन नहीं कहा जाएगा, ठीक है। ये हमें पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको पॉइंट म्यूटेशन बता दिया। अच्छा, तो ये था एक मतलब एक बेसिक जो आपके लिए जरूरी है। हम जो हमारा टॉपिक है आज का वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। ऐसी बीमारियां जो हमें हमारे जीन्स या क्रोमोसोम में डिफेक्ट आने की वजह से होती है। ध्यान सुनना, ऐसी बीमारियां जो हमारे जीन्स या क्रोमोसोम में डिफेक्ट आने की वजह से होती हैं, ऐसी बीमारी को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। और जेनेटिक डिसऑर्डर जो होती हैं ये इनहेरिटेबल होती हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ये पास होती हैं। अगर माता पिता को बीमारी है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो बच्चों को भी होगी भाई। यानी ये जो बीमारी है बाय बर्थ मिलती है किसी इंडिविजुअल को, और अगर किसी को बाय बर्थ ही बीमारी नहीं मिली तो पूरी जिंदगी उसको भी वो बीमारी नहीं होने वाली। ये आप टेंशन फ्री हो जाओ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बच्चा जब पैदा हुआ था उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं थी,
बट जब 20 साल का हुआ, 25 साल का हुआ, उसको वो प्रॉब्लम हो गई, संभव ही नहीं है। ये हमेशा बाय बर्थ मिलती है। अगर किसी के पास बाय बर्थ ही नहीं है तो पूरी जिंदगी वो सेफ है। क्या इतना क्लियर है? हम जेनेटिक डिसऑर्डर को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप का नाम है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक ग्रुप का नाम है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब जरा समझना इनका मतलब क्या है। मान लीजिए किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हुई है, उसको ठीक से दिखता नहीं है, या उसके बाल का कलर खराब हो गया, या आई का कुछ डिफेक्ट आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम है, और उस बीमारी की जो जड़ है वो है एक जीन। यानी एक जीन है जिसमें डिफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से पर्सन को एक प्रॉब्लम हो गई। और अगर मान लीजिए आपकी बॉडी की किसी समस्या का कारण अगर जीन्स निकल जाए या क्रोमोसोम निकल जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर में तो आएगा। अगर वो बीमारी जीन्स की वजह से हो रही है तो वो होगा मेंडेलियन, और अगर वो बीमारी क्रोमोसोम्स की वजह से हो रही है तो वो क्या होगा? क्रोमो क्रोमोसोमल। किन्नर जो लोग होते हैं उनमें से कुछ किन्नर जो है ना वो जेनेटिक ही हो जाते हैं, मतलब बाय बर्थ ही वो ऐसे होते हैं। तो किन्नर का जो रीजन है वो बॉडी में डिफेक्ट आने का वो रीजन होता है क्रोमोसोम्स, उनके क्रोमोसोम में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो किन्नर जो एक डिसऑर्डर है, और ये किस में आएगा? क्रोमोसोमल में। एक सिंपल सा तरीका याद रखना, बीमारी किसी को हो रही है और उसका रीजन है जीन्स या क्रोमोसोम या डीएनए, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। अगर बीमारी का कारण है कोई जीन तो मेंडेलियन में आएगा, बीमारी का कारण है क्रोमोसोम तो क्रोमोसोमल में आएगा। अब भाई इसमें जीन्स में प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्रोमोसोम्स में यहां पर कोई इशू नहीं मिलेगा, यानी क्रोमोसोम्स यहां पर क्या होंगे? ऑल ओके। यस और नो? क्रोमोसोम में कोई दिक्कत, लेकिन यहां पर पता है क्या है, जीन्स में कोई डिफेक्ट नहीं है, जीन्स क्या होंगे? ऑल ओके। बट क्रोमोसोम में दिक्कत है। सर क्रोमोसोम में क्या? भाई क्या पता क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए। 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, मान लीजिए किसी पे 45 क्रोमोसोम आ गए तो भी प्रॉब्लम है, 44 आ गए तो भी दिक्कत है, 47 आ गए तो भी, 48 आ गए तो भी। मैं बात करता हूं क्रोमोसोमल में, एक मान लीजिए स्ट्रक्चर की बात करता हूं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही बदल गया तो भी दिक्कत है। क्रोमोसोम का शेप चेंज हो गया, मैंने कहा ना क्रोमोसोम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए क्रोमोसोमल ही माना जाएगा। क्या इतना क्लियर है पहले? सर इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों बोला गया है? रीजन सुनना। मेंडल की हमने बात करी थी कि मेंडल ने अपनी जिंदगी के 7 साल दिए थे पी प्लांट के स्टडी करने के लिए, और 7 साल बाद भाई साहब ने कुछ लॉज बनाए, कुछ रूल बनाए, दुनिया वालों को बताया देखो जी ऐसा है, आपकी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब एक पर्टिकुलर चीज द्वारा कंट्रोल होते हैं जिसे हम फैक्टर कहते हैं। ये मेंडल ने कहा था, और आज के टाइम पे उसे हम क्या बुलाते हैं? जीन्स। है ना, फैक्टर को जीन्स कहते हैं। फिर मेंडल ने कहा था कि आपकी बॉडी में कैरेक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर। है ना, जिसको हम जीन्स के टर्म में बात करते हैं, डोमिनेंट जीन्स और रिसेसिव जीन्स। मेंडल के सारे लॉज जीन्स के लिए थे, मेंडल का कोई भी लॉ क्रोमोसोम के लिए नहीं था। हाँ के ना? क्योंकि मेंडल के सारे लॉ जीन्स के लिए थे, और ये बीमारी जीन्स की वजह से होती है, इसीलिए यहां पे मेंडल के सारे लॉ एप्लीकेबल हैं। यहां पे आप मेंडल का एक एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, क्योंकि मेंडल ने क्या कहा था, उसके सारे रूल्स किसके लिए? जीन्स के लिए। और बीमारी किससे हो रही है? जीन्स से हो रही है। तो क्योंकि ये मेंडल के लॉस को फॉलो करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? मेंडेलियन डिसऑर्डर। और मेंडल के लॉ क्रोमोसोम के लिए थे ही नहीं, और क्योंकि क्रोमोसोम के लिए नहीं थे, इसीलिए इन पर आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा मजे की बात देखो कहते हैं, अगर ये मेंडल के लॉ को फॉलो कर रहा है तो ये मेंडल के लॉ में खासियत क्या थी? मैंने आपको एक प्लांट दिया, मैंने कहा ये टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है, बताइए F2 जनरेशन में क्या बनेगा प्लांट? आप लोगों ने बता भी दिया कि सर 75% टॉल प्लांट बनेगा, 25% क्या बनेंगे? ड्वार्फ प्लांट। मैंने क्रॉस भी नहीं कराया, आपने सिर्फ पेन पेपर से बता दिया कि आज से 6 महीने बाद या 12 महीने बाद क्या रिजल्ट आने वाला है। हाँ के ना? मेंडल के लॉ का अप्लाई कर लिया। सोचो अगर यहाँ मेंडल लॉ लग सकता है तो इसका मतलब
हम ये बता सकते हैं कि किसी की जनरेशन में कितनी जनरेशन बाद किन बच्चों को क्या बीमारी होने वाली है। बस जिसे आप वहां पे ट्रेट ले रहे थे टॉल डॉफ, यहाँ पे बीमारी ले लो ना, क्योंकि मेंटल का लॉ यहाँ पे लग रहा है। तो इस केस में आप बता सकते हो कि किस जनरेशन में कितने बच्चे बीमार होने वाले। मेंडल के लॉ में ये तो बात थी ना, कौन सी जनरेशन में कौन सा ट्रेट कितने परसेंट आएगा हम बता रहे थे ना, उसी ट्रेट को यहाँ पे क्या ले लो, बीमारी ले लो। यानी यहाँ पे भविष्यवाणी करी जा सकती है, वहां पे नहीं करी जा सकती। वहां पे कोई नहीं जानता नेक्स्ट जनरेशन में बच्चा बीमार हो सही हो, भगवान भरोसे, लेकिन यहाँ पे हम बता देंगे बच्चा बीमार है नहीं। और क्योंकि मेंडल के लॉ के अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट था, हाँ कि ना, इसीलिए ये डिसऑर्डर जो होती है, ये दो तरह की डिसऑर्डर आज से आप बुलाओगे। एक होती है डोमिनेंट डिसऑर्डर और एक होती है रिसेसिव डिसऑर्डर। तो कितनी तरह की है, दो तरह की। अब सर डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे पहचाने, तो याद होगा जीन्स दो तरह की होती हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। अगर आपको किस्सा याद आ रहा हो तो कैपिटल टी प्लांट टॉल आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट टॉल आता है, स्मॉल टी प्लांट ड्वार्फ आता है, याद आया। मैंने कहा था कैपिटल टी यहां पे डोमिनेंट है ना। जरा देखना, मैंने आपसे कहा था जब कभी दो जीन्स एक जैसी हो तो उसे होमोजाइगस कहते हैं, और जब दो जीन्स अलग अलग उसे हेट्रोजाइगस कहते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि कैपिटल टी डोमिनेंट है, कैपिटल टी अपना काम होमोजाइगस में भी करता है और हेट्रोजाइगस में भी करता है, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस में भी शो होंगे और हेट्रोजाइगस में भी शो होंगे, हाँ कि ना। लेकिन अगर मैं ड्वार्फ की बात करूं, ड्वार्फ जो कि रिसेसिव कैरेक्टर है, ड्वार्फ तब आता है जब दो स्मॉल टी प्रेजेंट हो, हाँ कि ना। दो स्मॉल टी होते तभी तो ड्वार्फ आता है। क्या एक स्मॉल टी पे ड्वार्फ आ रहा है, इसका मतलब ये है ड्वार्फ एक ऐसा कैरेक्टर है जब तक दो स्मॉल टी नहीं आएंगे ये शो ही नहीं होगा। और मैंने कहा था अभी, जब दो जीन्स एक जैसी हो क्या बोलते हैं उसे, होमोजाइगस, हाँ कि ना। यानी ड्वार्फ वाला सिर्फ होमोजाइगस में शो होता है, लेकिन टॉल वाला होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, सर डोमिनेंट डिसऑर्डर वो होती हैं जो होमोजाइगस में भी बंदे को हो जाएंगी और हेट्रोजाइगस में भी बंदे को हो जाएगी। यानी अगर कोई बीमारी किसी बंदे को दोनों कंडीशन में हो रही है, होमोजाइगस है तो भी बीमार हो रहा है, हेट्रो है तो भी बीमार हो रहा है, तो वो बीमारी क्या होगी, डोमिनेंट। रिसेसिव वाली सिर्फ कब होगी बंदे को, जब ओनली होमोजाइगस कंडीशन होगी तब। मतलब मान लीजिए कोई बीमारी की जीन है, ये रही जीन, और जब तक एक जीन ऐसी और नहीं आएगी तब तक बंदा बीमार पड़ ही नहीं सकता है। रिसेसिव का मतलब ये तो होता है, अगर मैं कहता हूं बीमारी रिसेसिव है, यानी इस बीमारी की एक जीन से तो काम होना ही नहीं है, इसको दो जीन चाहिए तब जाके बंदा बीमार होगा। जबकि डोमिनेंट में क्या होता है, डोमिनेंट अकेला होगा तो भी काम कर सकता है और दो होंगे तो भी काम कर सकता है। लेकिन क्या स्मॉल टी अकेला काम कर सकता है, अगर स्मॉल टी अकेला काम कर सकता तो यहाँ पे स्मॉल टी ड्वार्फ नहीं लिया था। तो ये आपसे एग्जाम पूछ सकता है, बताइए एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में शो होती है, ओनली होमोजाइगस, यानी जो जिन जब तक दो नहीं होगी बीमार होता ही नहीं बंदा। बताइए वो कौन सी बीमारी है, रिसेसिव। और वो कहता है कि भाई एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी पर्सन में एक आ जाए, एक जीन आ जाए तो बीमार पड़ जाए, दो आए तो बीमार पड़ जाए, दोनों यानी दोनों बीमार पड़ जा रहा है, तो वो डोमिनेंट है। रिसेसिव कभी एक में बीमार करती ही नहीं है, रट्टा मार लो। अच्छा, और यहां पर ये सब कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं लगाना। अबे डोमिनेंट और रिसेसिव तो मेंडल के कॉन्सेप्ट है ना, तो मैं तो लगाएंगे वहां थोड़ी लगाएंगे अपन कुछ ऐसा, आके ना। अब लगे हाथ हम इसमें
मेंडेलियन डिसऑर्डर के दो टाइप और पढ़ लेते हैं। एक पढ़ते हैं ऑटोजोमल और एक पढ़ते हैं सेक्स लिंक्ड। इनका मतलब समझते हैं एक बार। ऑटोजोमल का मतलब क्या होता है? लेट सपोज किसी पर्सन को कोई बीमारी है, मान लीजिए उसकी जो है आंख ठीक से नहीं बनी, आंख में दिक्कत आ गई। डॉक्टर ने कहा कि भाई ये आपको दिक्कत क्यों आई है, क्योंकि आपकी जीन्स खराब है। ठीक है, जीन्स खराब है मतलब मेंडेलियन, और जीन्स की बात हो रही है माने मेंडेलियन। अब मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ये बताइए बीमारी डोमिनेंट है रिसेसिव है? डॉक्टर कह रहा है देखो जी ऐसा है, इसकी बॉडी में एक ही जीन खराब हुई है और बीमार हो गया। कौन सी बीमारी होगी? डोमिनेंट। एक ही जीन खराब हुई है ना। रिसेसिव कब होगा? जब दो जीन्स होंगी। एक सिंगल जीन से बीमार हो कर सकता ही नहीं है। लेकिन डोमिनेंट वाला तो भाई एक से भी कर देगा बीमार और दो से भी कर देगा। ये तो है। अच्छा, अब आपने पूछा डॉक्टर साहब इसके जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, उसने कहा 17वें क्रोमोसोम पे इसके जीन्स पाई जाती हैं। अगर आपको याद हो, हमने किया था लास्ट क्लास में, हमारे पास 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 44 क्रोमोसोम अलग कहे जाते हैं और बाकी के जो दो क्रोमोसोम थे वो या तो एक्स एक्स कहलाते हैं या फिर एक्स वाई। पता होगा आप लोगों को। इन क्रोमोसोम को नाम दिया जाता है कि क्या नाम देते हैं इनको? सेक्स क्रोमोसोम के नाम से इनको बुलाया जाता है। और इन 44 क्रोमोसोम को क्या नाम दिया गया है? ऑटोजोम से बुलाया जाता है। ठीक। ये 44 क्रोमोसोम एक्चुअल में पेयर में होते हैं। क्या होते हैं? पेयर में। 44 क्रोमोसोम के कितने पेयर बनेंगे? 22 पेयर। हाँ के ना? यानी एक इंसान के पास 46 क्रोमोसोम है जिसका 23 पेयर बनता है। इस 23 पेयर में से शुरू के जो 22 पेयर है वो तो होते हैं ऑटोजोम, और लास्ट का जो पेयर है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। हाँ के ना? मान लीजिए पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा करते करते 22 पेयर तक ऑटोजोम चलेगा, और लास्ट वाला पेयर क्या हो जाएगा? सेक्स क्रोमोसोम। अब उसने कहा है 17वें क्रोमोसोम में दिक्कत है ना, 17 क्रोमोसोम के जीन्स में प्रॉब्लम है। अब 17वां क्रोमोसोम बताइए ऑटोजोम में आएगा या सेक्स क्रोमोसोम में आएगा? जो 17th क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम के दायरे में आएगा या सेक्स क्रोमोसोम के दायरे में आएगा? भी तो पता नहीं, तुमसे सोच के मुझे समझ नहीं आ रहा। एक से लेके 22 तक की गिनती में 17 20 में आता है ना ऑटोसोम। तो एक से लेके 22 पैर तक तो ऑटोसोम चल रहा है, 17वां तो इसी बीच में आता है, तो वो भी क्या होगा? एक ऑटोसोम होगा। अब क्योंकि उस बीमारी की जीन ऑटोसोम पर पाई जा रही है, तो जिस बीमारी के जीन ऑटोसोम्स पर मिले उसे क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। एक पेशेंट आता है, कहता है जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे खून में कोई दिक्कत है। तो मैंने कहा भाई क्या? तो डॉक्टर ने कहा देख सुन, जो तेरे को प्रॉब्लम है इस बीमारी का रीजन है जीन, मेंडेलियन हो गया। डॉक्टर बोलता है ये तेरे को तब होती है जब दो जीन्स तेरे पास होती हैं, तो सिंगल में बीमारी पड़ेगा, मतलब बीमारी क्या होगी? रिसेसिव। और डॉक्टर ने कहा इसकी जीन पाई जाती है एक्स क्रोमोसोम पे, यानी ऑटोसोम पे तो नहीं मिल रही। एक्स क्रोमोसोम क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम पे अगर जीन्स मिले किसी बीमारी की तो क्या कहलाएगा? सेक्स लिंक्ड। ठीक है। कई बार ना बीमारी छोड़ो, नॉर्मल हम वैसी बात कर लेते हैं। आपकी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर हैं वो दो तरह के, या तो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। जैसे मैं कहता हूं आपका ब्लड ग्रुप ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है। क्या बोलूंगा? ऑटोसोमल लिंक्ड ट्रेट। ट्रेट माने फीचर। क्यों? ब्लड ग्रुप की जीन्स कहां पाई जाती है? 9th क्रोमोसोम पे, और 9वां क्रोमोसोम ऑटोसोम पे आता है। यानी सर से लेके पांव तक जितना आपके कैरेक्टर हैं, या तो वो कैरेक्टर एक से लेके 22 क्रोमोसोम ने दिए होंगे या फिर सेक्स क्रोमोसोम ने दिए होंगे। हाँ के ना? तो आपकी बॉडी के फीचर भी दो कैटेगरी में बटे पड़े हैं। ये ऑटोसोमल ट्रेट है, ये सेक्स लिंक ट्रेट है। ऑटोसोमल, सेक्स लिंक, इसी में सर कोई बीमारी करने लग गया, हमें दिक्कत देने लगे, हमने क्या बोला? सेक्स लिंक डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, हमने ये करने लग गए। यानी जब भी आप जीन्स लेवल पे आओगे, दो तरह के कैरेक्टर्स आप पढ़ते हो, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक। कई बार ये पूछा जाता है, अच्छा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर हम डोमिनेंट और रिसेसिव तो अप्लाई नहीं करते हैं, बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हमेशा सारी बीमारी क्या होती है? डोमिनेंट। सारी। पता है क्यों? किसी पर्सन की जीन्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए और वो बीमार हो जाए, क्या इसकी 100% गारंटी है?
किसी पर्सन की बॉडी में किसी जीन्स में डिफेक्ट आ जाए, एक जीन में डिफेक्ट आ जाए, तो क्या बीमार हो जाए, गारंटी है इसकी? नहीं। अगर रिसेसिव हो तो बीमार नहीं पड़ेगा, डोमिनेंट हो तो पड़ जाएगा, हाँ के ना, यानी 50-50 चांस आ रहा है। यानी उस, यानी जीन्स आपकी बॉडी में डिफेक्टिव हो जाए फिर भी आप बच सकते हो ना, इसमें नहीं है। क्रोमोसोम ने रत्ती भर भी चेंज कर दिया, गारंटीड आप बीमार पड़ोगे, आपको कोई भी बचा सकता ही नहीं है। यानी इसमें कोई भी चीज, बंदा इफेक्ट होगा होगा ना, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ऑल आर डोमिनेंट। इसमें रिसेसिव का सीन ही नहीं है, ठीक है।